हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। आज का हमारा टॉपिक है कि लवण सेतु क्या है। तो लवण सेतु ऐसा है कि दो वैद्युत रासायनिक सेलों में दो उप सेलों को जोड़ने वाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आयनों का आदान प्रदान लवणों के माध्यम से होता है। उसी को ये लवण सेतु कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे है कि वैद्युत रासायनिक सेलों में दो उपसेलों को जोड़ने वाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आयनों का आदान प्रदान लवणों के माध्यम से होता है। उसी को लवण सेतु कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि देखिए इसमें जब हम दो उपसेल को जोड़ते हैं तो उसमें लवण का जो आदान प्रदान होता है उसमें जो आयन का आदान प्रदान होता है वह लवण के द्वारा ही होता है। तो उसी को लवण सेतु कहते हैं। कल के लेक्चर में हम पिक्चर को दिखाए थे जहाँ पे कि लवण सेतु को स्थापित किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लवण सेतु के कार्य। अब है कि लवण सेतु का कार्य क्या है। तो लवण सेतु के जरिए एक विलयन से दूसरे विलयन में आयनों का गमन होता है, लेकिन दोनों परस्पर मिश्रित नहीं होते। आयन का गमन होता है लेकिन एक साथ मिलते नहीं है। इस प्रकार बाहरी विद्युत परिपथ में एक विलयन से दूसरे विलयन में आयनों का गमन होता है, जिसके कारण लवण सेतु के दोनों विलयनों की उदासीनता कायम रहती है। यदि लवण सेतु का प्रयोग नहीं किया जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसमें क्या कह रहा है कि लवण सेतु के जरिए एक विलयन से दूसरे विलयन में आयनों का गमन होता है। किसका? तो यहाँ देखिए आयनों का गमन होता है लेकिन दोनों परस्पर मिश्रित नहीं होते हैं। इस प्रकार बाहरी विद्युत परिपथ में एक विलयन से दूसरे विलयन में विद्युत आयनों का गमन होता है, जिसके कारण लवण सेतु के दोनों विलयनों की उदासीनता कायम रहती है। यहाँ देखिए उदासीनता कायम रहती है। यदि लवण सेतु का प्रयोग नहीं किया जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। जब लवण सेतु का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, यही लवण सेतु का कार्य है। नेक्स्ट है कि जब डैनियल सेल का प्रयोग हम लोग करते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर होता है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर होता है। उसी प्रकार से जब हम डैनियल सेल को जब चार्ज किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर होता है और तथा विद्युत धारा का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर होता है। यहाँ देखिए जिंक है और ये कॉपर है, जिंक से कॉपर की ओर होता है। फिर इस प्रकार नेक्स्ट देखिए वैद्युत अपघटनी सेल एवं वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर। तो वैद्युत रासायनिक सेल एवं वैद्युत रासायनिक सेल एवं वैद्युत अपघटनी सेल में इस प्रकार से अंतर है। देखिए फर्स्ट है आपका कि इसमें विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। इसमें विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है और इसमें है कि रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। ये आपका रासायनिक सेल है। और वैद्युत अपघटनी में क्या होता है कि इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जो विद्युत ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और इसमें है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जस्ट उल्टा है। फिर नेक्स्ट है कि इसमें रिडक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। इसमें रिडक्स अभिक्रिया जो है स्वतः नहीं होती है और इसमें रिडक्स अभिक्रिया स्वतः होती है। फिर है आपका कि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही विलयन में डूबे होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसमें एक ही विलयन में डूबे होते हैं, लेकिन इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग विलयनों में डूबे हुए रहते हैं।
वैद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे होते हैं और इसमें अलग अलग विलयन में डूबे होते हैं। इसमें नेक्स्ट है कि इसमें एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक होता है, और वैद्युत रासायनिक सेल में है कि एनोड जो होता है वो ऋणात्मक होता है और कैथोड धनात्मक होता है। इतनी बात समझ में आ गई कि वैद्युत अपघटनी सेल एवं वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर क्या है। तो इसमें वैद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, और वैद्युत रासायनिक सेल में इसमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट है कि इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, और इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। फिर इस प्रकार से कि इसमें रिडक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है, मतलब कि अपने आप नहीं होती है, और इसमें रिडक्स अभिक्रिया स्वतः होती है। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग विलयन में डूबे, एक ही विलयन में डूबे हुए रहते हैं, और वैद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग विलयन में डूबे हुए रहते हैं। फिर इसमें एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक होता है, किसमें, वैद्युत अपघटनी सेल में। और वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड जो होता है ऋणात्मक होता है और कैथोड धनात्मक होता है। तो इस प्रकार से अंतर है, और भी अंतर है जो आपको नोट्स में दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में समानता क्या है। तो वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में समानता इस प्रकार से है। देखिए, वैद्युत अपघटनी सेल में इसमें एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, और वैद्युत रासायनिक सेल में इसमें भी एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। फिर नेक्स्ट है कि इसमें वैद्युत अपघटनी सेल में कैथोड पर अवकरण होता है, और इसमें कैथोड पर अवकरण, दोनों में कैथोड पर अवकरण होता है और दोनों में एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। तो यही समानता है, दो समानता है, ये फर्स्ट है आपका और ये सेकेंड है। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है इसके बारे में जानेंगे। किसी धातु के छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबाने पर धातु के छड़ धनावेशित या फिर ऋणावेशित होकर आवेश उत्पन्न करता है। जब किसी धातु के छड़ को देखिए, ये धातु के छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबाने पर धातु के छड़ धनावेशित या फिर ऋणावेशित होकर आवेश उत्पन्न करती है, ठीक है, तब इलेक्ट्रोड कहते हैं। देखिए, ये आपका धातु के छड़ है, ये धातु के छड़ है, इसको किसी लवण के विलयन में डुबाते हैं। ये आपका लवण का विलयन है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है, और ये जिंक सल्फेट का विलयन है। ये भी धातु का छड़ है आपका, और ये भी धातु का छड़ है। तो जब धातु के छड़ को लवण के विलयन में डुबाते हैं तो ऋणावेशित या फिर धनावेशित होकर टूट जाता है, ये आवेश उत्पन्न करती है, तब इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये आपका कॉपर का छड़ है, ये कॉपर का छड़ है, और ये जिंक का छड़ है। चलिए नेक्स्ट है कि जिंक के छड़ को जिंक के विलयन में डुबाने पर, जब जिंक के छड़ को जिंक के विलयन में डुबाते हैं तो क्या होता है, आवेश ऋणावेशित हो जाती है तथा विलयन धनावेशित हो जाती है। और फिर जब कॉपर के छड़ को कॉपर के विलयन में डुबाते हैं तो कॉपर जो है वह धनावेशित हो जाता है और विलयन जो है वह ऋणावेशित हो जाता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।